हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महारत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त राहुल। तो गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होगा है ना, वो हिस्ट्री से रिलेटेड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है। हम आज मेडाइवल के साथ आएंगे और मेडाइवल में याद रखेंगे कि जो मेडाइवल हमारा होगा मध्यकालीन भारत, है ना। तो मेडाइवल हिस्ट्री में हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत से। किससे स्टार्ट करेंगे? दिल्ली सल्तनत से। और ये जो दिल्ली सल्तनत है, ये मोस्ट वीवीआई आपके लिए है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपको हर एक एग्जाम में मिल जाएगा, जिसमें आपको जीएस पेपर पढ़ना है ना। अब जीएस पेपर पढ़ना है तो जीएस में जीके भी आता है। तो हिस्ट्री वाले पार्ट जिसमें भी आएंगे, जो भी हिस्ट्री को लेकर चलेगा, जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो मेडाइवल से क्वेश्चन डालना ही डालेगा उसमें, ठीक है ना। कंफर्म रहना कि उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप सपोज एस्टेट दे रहे हो, बीपीएससी भी दे रहे हो, है ना। बीपीएससी पीएससी की बात करो और इसके साथ साथ बीपीएससी ट्री की भी मैं बात कर रहा हूं। रेलवे हो गया, सीटेट हो गया, बीटेट हो गया, एसएससी, है ना। इवन हर एक एग्जाम, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेडाइवल से क्वेश्चन रहता है ना। तो आज हम लोग इस पर विचार करेंगे और देखेंगे कि कितना इजी वे में हम इसको याद कर सकते हैं। हमारे लिए कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, जिससे हमारा खासकर मेडाइवल हिस्ट्री काफी अच्छा हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो होगा वो पूरा का पूरा मेडाइवल हिस्ट्री नहीं होगा, वो केवल दिल्ली सल्तनत का ही एक पार्ट होगा जो हम लेकर आए हैं। और वो हमारे लिए होगा क्या? तो गुलाम वंश, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? गुलाम वंश। लेकिन उसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि भाई दिल्ली सल्तनत जो है वह कब से कब तक है। तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है और 1526 ईस्वी में यह खत्म हो जाता है। दिल्ली सल्तनत जो पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत है, इसको दिल्ली सल्तनत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पूरा शासन केंद्र बिंदु कहां पर था? दिल्ली में था। कहां पर था? दिल्ली में था, ठीक है। 1526 में इसका अंत हो जाता है, क्योंकि 1526 आपको याद होगा कि यह जो समय है, यह जो तिथि है, वह पानीपत का फर्स्ट लड़ाई का टाइम है। अब इस ड्यूरेशन में पानीपत की प्रथम लड़ाई में आपको पता होगा कि मुगल वंश की नींव डाली जाती है। हालांकि इस पर चर्चा हम लोग मुगल वंश में जब जाएंगे तो स्पष्ट करेंगे ही कि बाबर कैसे आया, कहां से आया और क्या रीजन था कि उसने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत की पहली लड़ाई हुई। इस लड़ाई में कौन हारा, कौन जीता, इस पर चर्चा आज का विषय नहीं है। यह मुगल काल जब स्टार्ट होगा उस समय का हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आज जो हमारा चर्चा होगा वो दिल्ली सल्तनत के एक टॉपिक गुलाम वंश पर होगा। अच्छा, एक और चीज आप जानेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत है उसमें कुल मिला के 5 शासक हुए, है ना, या 5 वंश हुए। सॉरी, कितने वंश हुए? 5 वंश। पहला गुलाम वंश हुआ, ठीक है। दूसरा खिलजी वंश हुआ, तीसरा तुगलक वंश हुआ, चौथा सैयद वंश हुआ और 5वां लोदी वंश हुआ। बहुत लोगों को इस नाम में कंफ्यूजन होता है क्योंकि उनको एक सीरियल वे में, है ना, एक कंटिन्यूअसली इसका एक सीरियल याद नहीं हो पाता है कि इसके बाद कौन, इसके बाद कौन और इसके बाद कौन, इसके बाद कौन। ये सबके साथ प्रॉब्लम है, ये आप ही के साथ नहीं है। ये स्टार्टिंग में मेरे साथ भी प्रॉब्लम होता था और भी लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है। हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन मैं आज आपको दे रहा हूं, एकदम इजी वे में है ना। कुछ शब्द पर नहीं जाएंगे, कुछ शब्द आपको इस तरह का डाला जाएगा कि हल्का होगा बट सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हम लोग उसको लेकर चलेंगे। जैसे इसका एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक याद करना है आप लोगों को? इसका ट्रिक है, देखो याद रखना है, गु खा तू साले, ठीक है ना। अब ये वर्ड थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन ये एक बार में याद होने वाला है, क्योंकि दिमाग जो है ना, ह्यूमन ब्रेन क्या करता है? निगेटिव चीजों को पहले ऑब्जर्व करता है, तुरंत उसको अपनी ओर आकर्षित करता है कि भाई निगेटिविटी जो जहां जहां होगी वो उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जहां जहां पॉजिटिव चीज आएगा वहां ये दिमाग आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए इसके साथ थोड़ा सा निगेटिव वाला वर्ड यूज करना है, गु खातू साले। अब देखो, गु खातू साले में सबसे पहले गुलाम वंश आता है,
तब खिलजी वंश आता है, तब तुगलक वंश आता है, तब स से सैयद वंश आता है और ल से लोदी वंश आता है। एकदम वर्ड को पकड़ना है, ठीक है। गु खा तू साले, ठीक है, गु खा तू साले, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, है ना, सैयद वंश और लोदी वंश। इतना तो क्लियर हो गया। अब याद रखना है इसका डेट। कैसे डेट याद रखना है? तो आपको पता है कि इसका जो स्टार्टिंग होगा वह आपका मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद होगा, है ना। मोहम्मद गोरी का जितना बार आक्रमण होता है 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध में, उसका क्या होता है, वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद क्या है, शायद उसकी भी मृत्यु जब हो जाती है, उसके बाद उसके साम्राज्य को दो भागों में बांट दिया गया और भारतीय जो क्षेत्र दिया गया वह गुलाम वंश के कौन से शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। तो ऐबक को यह प्रांत मिला कि भाई भारतीय क्षेत्र में शासन तुम्हारा होगा, तुम उसकी देखरेख करोगे। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, गुलाम था। वह किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो गुलाम का जो है ना, गुलाम के द्वारा जिस वंश की नींव डाली गई, जिस साम्राज्य की नींव डाली गई, उसको कहा गया गुलाम वंश। अब गुलाम वंश में आप देखेंगे टोटल 11 शासक आते हैं। कितने आते हैं? 11 शासक आते हैं, जिसमें से केवल और केवल 3 शासक ही होते हैं जो कि गुलाम होते हैं, ठीक है। बाद बाकी सब इन्हीं के वंशज होते हैं। 3 शासक क्या होते हैं? गुलाम होते हैं, बाद बाकी इन्हीं के वंशज रहते हैं। अब इन 3 शासक में पहला नाम आता है ऐबक का, ठीक है, दूसरा नाम आता है इल्तुतमिश का और तीसरा नाम जो आता है वह बलबन का आता है। अब याद रखिए आप, इन तीनों नाम में आप देखेंगे इनके बीच में इसके बाद आराम शाह आता है, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद आपको पता है ना, उसका बेटा आएगा, फिर बेटी आएगी, फिर उसके बाद उसका बेटा कंटिन्यूसली आएगा, नसरुद्दीन महमूद तक चलेगा। तो नसरुद्दीन महमूद जो टोपी सीकर जीवन यापन करता था, वो किसका दामाद था? तो बलबन का दामाद था। और बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। इस तरह से इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम था। ऐबक किसका गुलाम था? तो गोरी का गुलाम था। गोरी किसी का गुलाम नहीं हुआ है। गोरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का इल्तुतमिश और इल्तुतमिश का बलबन। क्योंकि बलबन क्या है, नसरुद्दीन महमूद का ससुर भी हो गया और आगे चल के, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद को शासक बनाने में बलबन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। और नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सा उपाधि दिया गया था वो आगे हम लोग पढ़ेंगे ही, फिर भी आज अभी इसकी चर्चा कर लेते हैं। उलूग खां की उपाधि दी थी, किसको? बलबन को, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग बलबन वाले में पढ़ ही लेंगे। अब हम बात करते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश में हम लोग देख रहे हैं कि 1206 ईस्वी में हमारे पास कौन सा शासक आ चुका था? कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया था। क्योंकि आपको ये पता है, थोड़ी देर पहले मैं बताया कि 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध होता है किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। पहले वाले युद्ध में कौन हार जाता है? गौरी हारता है। दूसरे वाले 1192 में कौन हार जाता है? पृथ्वीराज चौहान हार जाता है जयचंद के धोखा देने के कारण। अब यहां से क्या होता है, दिल्ली में क्योंकि जब गौरी मर जाता है तो वह अपने भारतीय क्षेत्र को किसको समर्पित कर देता है? गुलाम वंश के कौन से शासक थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को देता है। अब यहां ध्यान देना है कि जब 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की नींव डालता है और यह अपनी राजधानी कहां रखता है? तो यह अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित करता है। कहां स्थापित करता है? लाहौर में स्थापित करता है। और आपको एक और चीज जानना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रारंभिक नाम क्या था? कुतुबी। इसको कुतुबी भी कहा जाता था। और यह किसका गुलाम था? भी बताया मैंने, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब इसका जन्म कहां हुआ था? तुर्किस्तान में हुआ था, ठीक है। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, तो लाहौर में अपना राजधानी बनाता है। उसके बाद दिल्ली में जब वह क्या करता है, तो कुतुब मीनार का क्या करता है? नींव डालता है। हालांकि अभी इसमें क्या है, आपको ISI का जो है ना सर्वे कुछ अलग कहता है ना। तो जियोलॉजिकल सर्वे जो हमारा है वो कुछ और कहेगा। अब एक चीज और याद रखना है कि कुतुब मीनार जो है वह ऐसा है कि जब आप वहां जाते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि क्या इसका निर्माण एक मुस्लिम शासक द्वारा किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वहां पर जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी जो अलंकृत है उसमें, उसको देखने के बाद आपको थोड़ा सा डाउट होगा, है ना। लेकिन जो हमारा जो इतिहास है, वामपंथी इतिहास है, इसके द्वारा जो भी लिखा है उसी को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे जब तक कि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस चेंज नहीं हो जाता है, ठीक है। चलिए, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। नींव उसने डाली थी, लेकिन उसके निर्माण का कार्य पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने किया, ठीक है। अब क्या कहता है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाया?
तो कुतुबुद्दीन ऐबक, 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया। अब याद रखना है कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा बना वो कहां पर बना? तो वहां पर एक संस्कृत महाविद्यालय था, इसी को ध्वस्त करके वहां पर क्या बना दिया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया गया। अब देखेंगे 24 जून 1206 को क्या होता है? तो कुतुबुद्दीन जो है ऐबक, उसका राज्याभिषेक होता है। कब होता है? 12 जून 1206 को। उसके बाद एक और चीज हम देखते हैं कि कुतुब मीनार के बगल में एक मस्जिद का निर्माण होता है। उस मस्जिद का नाम है कुवत उल इस्लाम मस्जिद। अब ये जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण होता है वो देखा जाए तो हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों पर होता है, क्योंकि इसने क्या किया? हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करवा दिया और फिर उसके अवशेष के द्वारा उसने क्या किया? एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसका नाम रखा उसने क्या? कुवत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है। अब क्या होता है कि यहीं पर इसी कैंपस में एक और संशय वाली बात, जो शंका पैदा कर, जो शक पैदा करता है कि क्या इस स्थापत्य कला में क्या कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई योगदान भी रहा है? अब कैसे शक पैदा होगा? तो इसके बीच में एक लौह स्तंभ है जो गुप्तकालीन है, और ये देखेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया था, और ये इतना है कि मतलब अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है और इसकी गहराई नहीं पता चली है ना? ये जहां है वहीं का वहीं स्तंभ जो है खड़ा है। ठीक है, चलिए। अब है कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति है जिसका नाम है बख्तियार खिलजी, विश्व प्रसिद्ध है, मतलब कुख्यात है, ये प्रसिद्ध इसको नहीं कहेंगे, ये क्या है? कुख्यात है। क्यों? इतना बड़ा उल्लू था, उल्लू का पट्टा, इतना बड़ा बकलोल मानो इसको, कि भाई क्या करता है? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। अरे भाई, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी जहां से विदेशों से बच्चे आके पढ़ा करते थे, कम से कम सीख तो लेते भाई कि यहां पढ़ाई क्या हो रहा है, तुम भी सीख लो, तुम भी आगे बढ़ो। अब इसके पुस्तकालय को जब वह जलाता है, जब इसका लाइब्रेरी को जलाने जाता है, तो यह पुस्तकालय 3 माह तक जलता है। सोचिए कितना पुस्तक रहा होगा, कितनी महत्वपूर्ण बातें होंगी, कितनी महत्वपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु था। अगर उसको पढ़ लेता, यार तुम अरबी में फारसी में ट्रांसलेट ही कर लेते, अगर उसको ट्रांसलेट कर लेते तो तुम्हारा साम्राज्य और आगे बढ़ता। लेकिन इसलिए मैं इसको बोलूंगा बख्तियार खिलजी बकलोल है, बकलोल है, क्योंकि उसको ये नहीं पता चला कि जहां शिक्षा का केंद्र होता है, किसी भी राज्य की नींव उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है, उस राज्य की प्रगति उसकी शिक्षा पर निर्भर करती है ना? उस राज्य का जो है ना नींव से लेकर है ना उसके भवन तक स्ट्रक्चर, सब कुछ राज्य व्यवस्था से लेके जनता तक, जब भी आप कोई भी व्यवस्था देखते हैं, उस सब के पीछे क्या डिपेंड करता है? शिक्षा डिपेंड करता है, और उस शिक्षा को तुमने जला दिया। ठीक है, चलिए। खैर, अब इसकी बेवकूफी थी। अभी अगर वर्तमान में हो रहता तो फिर आज भारत का जो है एक अलग इतिहास रहता। फिर ऐबक को क्या कहते हैं? लाख बख्श कहते हैं। क्यों कहते हैं लाख बख्श? क्योंकि यह लाखों का दान देने वाला था, यह मतलब दान दिया करता था। जब भी लूट से कुछ लाता था वो क्या करता था? उसको लूट के धन को ऐसे भी खम्स कहा जाता था, उसको है ना अपने सैनिकों में है ना बांट दिया करता था, दोनों हाथों से धन को लूटाता था। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? ऐबक का नाम लाख बख्श पड़ गया। अब यह देखो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो जाती है। तो चौगान खेलते समय हो जाती है। भाई चौगान क्या होता है? तो ये घोड़े पर चढ़कर एक डंडे से, हॉकी टाइप का डंडा होता है, उससे बॉल को मारा जाता है ना? आज के डेट में इस चौगान का नाम है पोलो। क्या नाम है? पोलो। ये वर्तमान में इस खेल का नाम क्या है? पोलो। तो ये पोलो यानी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसका बेटा आराम से गद्दी पर बैठता है। चूंकि बैठता कहाँ है? लाहौर में बैठता है। अब यहीं पर थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। क्या ट्विस्ट होता है? कि यहां पर थोड़ा सा इल्तुतमिश के पास एक लालच आ जाता है कि वह भी सत्ता पर आसीन हो सकता है, और इधर बैठा था कौन? आराम सा। और ये बैठा था कहां पर? तो लाहौर में बैठा था। ठीक है, कहां बैठा था? लाहौर में। जबकि इल्तुतमिश कहां बैठना चाह रहा था? दिल्ली में। अब इसने क्या किया? इल्तुतमिश ने किया कि इसने आराम शाह की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। क्या करवा दी? हत्या करवा दी।
अब देखो इसके साथ क्या हुआ। अभी एक चीज और याद रखना कि भाई जब दिल्ली सल्तनत की हम बात करते हैं तो जो भी प्रांत दिया जाता था किसी भी अधिकारी को तो उसको कहा जाता था अमीर। क्या कहा जाता था? अमीर कहा जाता था। अमीर में 3 वर्ग आया करते थे, सूबेदार, सेनापति और प्रशासक। क्या आते थे? अमीर, सूबेदार और प्रशासक। ठीक है। अब ये जो अमीर हुआ करते थे वे गुलाम होते थे खासकर, या है ना, और अगर गुलाम नहीं भी होते थे तो ये अपने मालिक के प्रति काफी वफादार होते थे। ठीक है, क्योंकि इनको जो राजा चुनता था, है ना, वो उसके प्रति काफी क्या होते थे? ईमानदार होते थे, है ना। और एक चीज याद रखिएगा, जब आप इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी तो जो लाहौर में तुर्क अमीर थे, लाहौर में कौन? तुर्क अमीर जो थे वो क्या किए? इल्तुतमिश का विद्रोह शुरू कर दिए। अब इल्तुतमिश काफी डर गया कि भाई अब इस स्थिति में अगर लाहौर में जाके गद्दी पर बैठते हैं तो क्या हो सकता है? मेरी हत्या हो सकती है। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसने दिल्ली में अपना शासन स्थापित किया और दिल्ली की गद्दी पर बैठा, अपनी राजधानी दिल्ली बनाई, लेकिन लाहौर के अंदर भी वह अपने वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। तो उसने क्या किया? उसने किया कि तुर्कान ए चिहलगानी, क्या किया? तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना की। क्या किया? तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना की, यानी 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया। इस संगठन का कार्य था कि जो भी इल्तुतमिश के विद्रोही हैं, विरोधी हैं, उन अमीरों या कोई भी हो, है ना, उनकी हत्या करना, है ना। स्पेशल उसी काम के लिए इसको डिप्यूट किया गया था कि मेरे विद्रोहियों, मेरे विरोधियों को जाओ और उसका सर कलम कर दो और सारे विद्रोह को शांत कर दो। अब क्या करेंगे? इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खत्म हो गया, उसके आराम सा खत्म हो गया। अब आते हम लोग इल्तुतमिश। इसी का नाम था शमशेर। क्या नाम था? शमशेर। 1210 में गद्दी पर बैठता है और 1236 में ये भी क्या हो जाता है? मर जाता है। ठीक है। इल्तुतमिश क्या था? एक इलबारी तुर्क था। ठीक है, जैसे है ना प्रजाति, जैसे तोमर होते हैं, है ना, चौहान होते हैं, उसी प्रकार तुर्क में एक जाति है इलबारी। तो ये भी इलबारी तुर्क था और बलबन भी क्या था? इलबारी तुर्क था। अब देखो इसने क्या किया, ये तो ऑलरेडी आपको पहले से पता है। ऐबक का गुलाम दमाद था, 1210 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, आराम शाह की हत्या करवा देता है, लाहौर में जाकर दिल्ली में ही शासन करता है डर के मारे। फिर इसने विरोधी तुर्की अमीरों की हत्या के लिए 40 गुलाम सरदारों का संगठन तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना करता है। अब इस तुर्कान ए चिहलगानी यानी चालीसा, है ना, इसको बोलते थे, चालीसा भी बोलते थे। तो इसको कौन खत्म करता है? बलबन पूरी तरह से इसको क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। अब देखो एक और चीज याद रखना है, इल्तुतमिश को कुछ उपाधियां भी प्रदान हुई थी, है ना, मिली थी। एक गोरी के द्वारा, दूसरा बगदाद खलीफा के द्वारा, और तीसरा वो खुद अपने आप को एक उपाधि प्रदान किया था। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है कि जो गोरी है मोहम्मद गोरी, वह उसको अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान किया था। कौन सा उपाधि? अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान किया था। और तुर्की के खलीफा से, है ना, ये क्या कहता? सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण किया था। कौन सा? सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण किया था। और फिर खुद को इसने एक उपाधि प्रदान की, नासिर अमीर उल मोमिन। नासिर अमीर उल मोमिन यह किसकी उपाधि है? तो ये इल्तुतमिश की उपाधि है, जिसको उसने स्वयं को दिया था। ठीक है, देखो पहले बताया कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। अब इसने एक और चीज किया। क्या किया? तो इसने इक्ता प्रथा का प्रचलन शुरू किया। देखो इक्ता प्रथा। अब इक्ता प्रथा के 2 कार्य होते थे। कौन सा कार्य? पहला कि जो भी भू राजस्व है तो भू राजस्व को क्या करो? वसूलना। उसको टैक्स जितने होते थे, भूमि कर जो भी होता है राजस्व, उसको क्या करना है? कलेक्ट करना है। एज अ कलेक्टर के रूप में इक्तादार हुआ करता था। ठीक है, इक्तादार हुआ करता था। इक्ता प्रथा में 2 काम हो गया। पहला टैक्स लेना,
दूसरा, इनका खर्च वेतन आदि के रूप में करना, जो भी अधिकारी होते थे उनको वेतन देना, है ना, जो भी खर्च है सेना पर वो इसी के द्वारा होता था। तो एकता में दो चीज आई, पहला टैक्स लेना, दूसरा उसको खर्च करना। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, इसने कुछ सिक्के चलवाए। कौन सा सिक्का, तो चांदी का टांका चलवाया जो कि 175 ग्रेन का हुआ करता था, और तांबे का जीतल चलाया, सस्ता मुद्रा भी चलाया। ठीक है, और एक और चीज ने क्या किया, इसने टकसाल का भी नाम इसमें क्या किया, अंकित किया। जितने सिक्के बनते थे उसमें टकसाल का नाम भी दिया जाता था। अभी टकसाल क्या होता है, तो टकसाल जहां सिक्के मुद्रित होते हैं, जहां सिक्के ढलते हैं, छपते हैं, उसको बोलते हैं टकसाल। क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या किया, चांदी के सिक्कों पर टकसाल का नाम डाल दिया, क्या, बिलाल हिंद। अब बिलाल हिंद कोई जगह है जहां पर क्या होता था, टकसाल था, और इस टकसाल का हो सकता है नाम भी बिलाल हिंद होगा, तो सिक्का पर बिलाल हिंद भी अंकित करवाया था। फिर इसने दिल्ली में कुछ काम करवाया, तालाब, मदरसा, मस्जिद और इमारतें बनवाई। ठीक है, अब दिल्ली का ये क्या बन गया, वास्तविक संस्थापक। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है, किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, प्रारंभ में इल्तुतमिश के पास बनारस से पश्चिम में शिवालिक की पहाड़ियों तक ही शासन था, किंतु उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसने अपने विद्रोहियों का दमन भी किया, जिसमें कुबाचा, यलदौज, है ना, जो गजनी पानीपत में परास्त हुआ, अब उसकी हत्या कर देता है ना। कुबाचा सिंध वगैरह में रहता है, कुबाचा का भी अंत किया, जो कि मुल्तान, सिंध और कच्छ के क्षेत्र पर वो शासन करता था। उसका देखना है क्या कि बंगाल में 1226 में, देखो 10 मरने से 10 साल पहले 1226 में हिसामुद्दीन एवाज खिलजी की हत्या कर देता है। अब एक और इसने इंपॉर्टेंट काम किया, क्या काम किया, तो मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की सुरक्षा कर दी। कैसे कर दी भाई, न कोई घेराव किया, न कोई चार दीवारी बनाया, फिर भी मंगोल के आक्रमण से बचाया गया। तो इसने एक काम इंपॉर्टेंट किया, क्या, तो जितने भी मंगोल के विद्रोही हुआ करते थे उनके साथ इसने कोई सांठगांठ नहीं की। अगर किसी ने मदद भी मांगी तो यह सीधे इनकार कर देता था कि भाई चंगेज के खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते हैं। अब ये भनक चंगेज खां को लगी तो उसने कहा चल भाई इतना तो रहम कर दो, इस पे बेचारा मेरे खिलाफ भी तो नहीं है, मेरे समर्थन में ही है। तो उसने क्या किया, मंगोल ने इसके समय में कोई भी आक्रमण नहीं किया। ठीक है, पहला इसको बेनिफिट यहां से मिल गया सूझबूझ के कारण। अब उसके दरबार में एक और व्यक्ति थे, मिन्हास-ए-सिराज। ये याद रखना है, बाद बाकी ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मिन्हास-ए-सिराज, यही मिन्हास-ए-सिराज है जिसने कहा था रजिया अपने सभी भाइयों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और योग्य है ना। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1936 इल्तुतमिश की कहानी खत्म। इल्तुतमिश क्या होता है, मर जाता है। उसके बाद उसकी गद्दी पर बैठता है रुकनुद्दीन फिरोज। कौन बैठता है, रुकनुद्दीन फिरोज बैठता है, जिसके समय उसकी मां शाह तुर्कान छाई हुई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखिएगा इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है, इसको हटा के पदच्युत करके, है ना, हटा देती है और फिर गद्दी पर बैठ जाती है। अब रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि जितने भी तुर्क अमीर थे वो इससे खफा थे। क्यों, क्योंकि ये महिला थी और महिलाओं की शासिका बनी हुई थी, वो शासन कर रही थी। दूसरा, इसने, है ना, बुर्का को त्याग दिया था और कुबा और चोगा पहनकर वो कहाँ आती थी, तो दरबार में आती थी, है ना, और बेपर्दा नशी होकर आया करती थी, जिस वजह से ऐसा माना जाता है कि जो इसकी हत्या हुई थी, है ना, 1240 में कैथल में थट्टा के पास, तो ये कहा जाता है कुछ डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो एक रिपोर्ट ये भी कहता है कि इसकी हत्या करवाई गई थी, जानबूझ के इसकी हत्या करवाई गई थी अमीरों के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक रजिया सुल्तान पर, है ना, ये भी वर्ल्ड फेमस है रजिया सुल्तान। 1236 में बैठती है और 1240 में बताया कि ये मर गई।
ठीक है। अब देखो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है, सभी भाइयों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भी है ना। अच्छा, एक चीज इसके साथ एक और चीज था, कंट्रोवर्सी था। क्या कंट्रोवर्सी था? तो मलिक याकूत की बात यहाँ पर आती है, यानी कि जलालुद्दीन याकूत। क्या कंट्रोवर्सी है? तो जलालुद्दीन याकूत को इसने अमीर आखुर बनाया था। अमीर आखुर मतलब कि जो भी घोड़ा अस्तबल होता है उसका प्रधान बनाया था, है ना। जितने भी घोड़े होते थे शाही घोड़े, सबका प्रधान कौन था? अमीर आखुर था। और अमीर आखुर के पद पर किसको बैठाया था? जलालुद्दीन याकूत को बैठाया था, है ना। अब देखो एक चीज बताया था, कुबा और कुला। कुबा मतलब कोट होता है और कुला मतलब कि टोपी होता है। इसको पहनना उसने शुरू किया, वही पहन के वो क्या करते थे? दरबार में भी आया करते थे। अब देखो यहाँ पर समस्या ये है कि इसके साथ प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम यहाँ अमीरों के साथ था कि वो महिला को शासिका के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अब रजिया ने भटिंडा का सूबेदार बनाया था अल्तुनिया को, ठीक है। अल्तुनिया को उसी ने सूबेदार बनाया था भटिंडा का, लेकिन उसने क्या किया? रजिया पर आक्रमण कर दिया, रजिया हार गई और अंततः रजिया को उसके साथ निकाह करना पड़ गया। किसके साथ? अल्तुनिया के साथ निकाह करना पड़ गया। हालांकि ऐसा कंट्रोवर्सी है कि भाई रजिया सुल्तान का जलालुद्दीन याकूत के साथ कुछ है ना संबंध थे, प्यार मोहब्बत वाले संबंध रहे होंगे, जैसे रजिया सुल्तान मूवी में है ना, इस तरह की कोई बातें हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ते हैं इतिहास, तो जैसा लिखा है वैसा ही हम लोग चलेंगे। अब रजिया की हत्या हो जाती है 13 अक्टूबर 1240 में। अभी बताया कि किसके द्वारा? तो डाकियों के द्वारा की गई थी, ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है। फिर बात करते हैं, उसके बाद बैठता है कौन? बहराम साहब बैठता है 2 साल के लिए, है ना, 40 से 42। अलाउद्दीन आराम साहब बैठता है 42 से 46, आराम आराम से लोग बैठ रहे हैं 2-2 साल के लिए। उसके बाद आता है नसरुद्दीन महमूद शाह, है ना। अब ये 1246 से 1265 तक कुछ बेचारा कुछ दिन ज्यादा शासन करता है, ठीक है। अब यही सुल्तान था जो सरकारी खजाने पर ऐसा नहीं कर रहा था। ये क्या करता? अपना टोपी सिलता था और उस टोपी को शाम में बेचता था और उससे जो पैसा आता था उससे अपना गुजर बसर करता था। ये टोपी सीकर जीने वाला राजा था, ठीक है ना। टोपी सीकर ही अपना जीवन यापन किया करता था, ठीक। अब हम आते हैं गयासुद्दीन बलबन पर। अब जो गयासुद्दीन बलबन, पता है कि 1266 में जब नसरुद्दीन महमूद शाह खत्म मर जाता है, उसके बाद अच्छा एक और चीज, ये जो है इसको नसरुद्दीन महमूद शाह क्या करता है? उलुग खां की उपाधि देता है ना, जो कि आपका अभी जस्ट मैंने बताया कि नसरुद्दीन महमूद शाह जो है, ये जो है एक तो टोपी सीकर जीवन यापन करता था और ये जो है किसका दामाद था? ये बलबन का दामाद था, ठीक है, बलबन का दामाद था। बलबन की बेटी से इसकी शादी हो जाती है और ये नसरुद्दीन महमूद शाह क्या करता है? इसको उलुग खां की उपाधि प्रदान करता है। क्लियर? कौन सी उपाधि? उलुग खां की। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बलबन के बारे में बात करते हैं हम लोग। क्योंकि ये क्या था, इसने सबसे पहले चालीसा सरदार का खात्मा किया है ना, तुर्कान चेहलगानी का खात्मा किया। उसने क्या किया? तो ये सिजदा और पैबोस पर बल देता था, जो कि दैवीय राजा के दैवीय अधिकार पर बल देता था। ये इसका मानना था कि भाई राजा ने हमको, ऊपर वाले ने हमें राजा बनाया है, नहीं भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें राजा बनाया है और हम उसी के दूत हैं और हम उसी के आधार पर शासन करेंगे। वह क्या करता था? तो उस दैवीय अधिकार पर विश्वास करता था। उसने क्या चलवाया? उसने सिजदा और पैबोस का नियम चलवाया। उसने दरबार में ईरानी तौर तरीकों का इस्तेमाल करवाया और नौरोज उत्सव भी मनाना शुरू किया, है ना। ईरानी उत्सव है, नौरोज उत्सव मनाना भी उसने क्या किया? शुरू किया। और यह भी क्या था? इलबारी तुर्क था, इल्तुतमिश की तरह, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब नसरुद्दीन महमूद शाह, है ना, नसरुद्दीन महमूद शाह की जब मृत्यु हो जाती है, यहां सुधार लेंगे, नसरुद्दीन महमूद शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो गद्दी पर वह बैठ जाता है। शासक बनने के बाद उसने क्या किया? उसने सेना को सबसे पहले पुनर्संगठित किया, है ना, वेतन बढ़ाया, जो अयोग्य थे उसको रिटायर कर दिया, है ना। इस तरह के सुधार वाले कार्य उसने किए, ठीक है। और जितने भी विद्रोही थे, जितने भी अमीर विद्रोही थे, उसके साथ इसने बहुत ही ज्यादा कट्टर अमानवीय व्यवहार किया। छोटा मोटा अगर गलती कोई किया तो उसको बड़ा से बड़ा सजा देकर धीरे धीरे उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और खासकर ये जितने भी 40 सरदारों का संगठन था, इसको मेन खात्मा करने के लिए ही उसने क्या किया था
कि कपट पूर्वक और बल पूर्वक तरीके से इसने ये ऐसा नियम बनाया कि भाई जब इन 40 सरदारों का कोई व्यक्ति 40 सरदारों के संगठन में से कोई व्यक्ति कुछ गलत काम, छोटा भी गलत कार्य कर रहा है, तो उसको बड़ा आरोप साबित करके उसको बड़ी से बड़ी सजा देके उसको खत्म करो, रास्ते से हटाओ। क्यों धीरे धीरे हटाना पड़ा? क्योंकि ये बहुत सालों से क्या हो रहा था, इल्तुतमिश के समय से ही ये पूरे शासन पर वर्चस्व स्थापित करके रखे हुए थे और बलबन को पता था कि यदि एक बार में इसको खत्म किया जाए तो ये सरकार, ये क्या करेंगे, ये राजा के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। तो इसने दिमाग लगाया, फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे इनको क्या किया कि रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। अब देखो ये बताया भी कि अपनी पुत्री का विवाह करवाया, है ना, किससे, नसरुद्दीन महमूद शाह से। अब एक और चीज किया, मेवातियों का भी विद्रोह किया, विद्रोह को दमन किया। मेवातियों के विद्रोह को इसने क्या किया, कठोरतापूर्वक दमन कर दिया। फिर है उसने सत्ता में उलेमाओं के हस्तक्षेप को भी खत्म कर दिया। बहुत बड़ी बात है कि भाई उलेमा को आप अगर सत्ता से बेदखल कर रहे हैं, उनका इंटरफेरेंस नहीं चाह रहे हैं, अगर उलेमा आपको इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब राजा बहुत ही पावरफुल है। क्लियर है? क्योंकि उलेमाओं की पहुंच इतनी ज्यादा होती थी कि राजा उसके हाथ की कठपुतली हुआ करते थे। तो इसने क्या, उलेमाओं की हस्तक्षेप को क्या किया, खत्म कर दिया। फिर ये अपने आप को जिल्ले इलाही की उपाधि दी। किसने? बलबन ने। जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया, है ना, ईश्वर की छाया। जो सुल्तान है वह ईश्वर की छाया है और जो कहेगा वही ईश्वरीय कानून भी होगा। फिर कहता है इसने कुलीनता में कट्टर विश्वास भाई रखा। क्या कुलीनता है? तो ये संभ्रांत वर्ग के समर्थक था और जो भी हीन या कुलीन वर्ग के हुआ करते थे उसके प्रति इसके अंदर काफी ज्यादा नफरत हुआ करता था। तो ये कहता था कि भाई जब भी मैं किसी, है ना, निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे अंदर क्या होता है, क्रोध की अग्नि धधक उठती है, मेरे रगों में, है ना, रगों में जो है बहुत तीव्र खून दौड़ने लगता है ना। तो इस तरह की इसने एक बात की थी। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि जब भी मैं निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं अत्यधिक क्रोध से मेरा हाथ स्वयं ही तलवार पर चला जाता है। ठीक है, फिर क्या कहता है, उसने एक संगठित रूप से सैन्य विभाग की स्थापना की और उसका नाम रखा क्या, तो दीवाने आरिज। और इसका जो अधिकारी होता था इसको बोलते थे इमाद उल मुल्क। क्या होता था? इमाद उल मुल्क। और ये जो सैन्य संघ विभाग होता था उसका नाम रखा क्या, दीवाने आरिज। अब बलबन के शासन की सबसे बड़ी जो पूंजी थी उसकी, जो सबसे बड़ा जो उसका रीढ़ का हड्डी था वह था उसका गुप्तचर विभाग। कौन था? गुप्तचर विभाग। अब इसका जो गुप्त विभाग का नाम क्या रख दिया उसने, तो बरीद मुमालिक। क्या रखा? बरीद मुबालिक। और इसका अधिकारी क्या कहलाए? बरीद कहलाए। अब एक और चीज याद रखना है, जो लौ और रक्त की नीति पूछता है कि लौ और रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई, तो बलबन के द्वारा अपनाई गई। अभी लौ और रक्त की नीति क्या है? यही कठोर और बर्बर पूर्वक जो नीति अपनाई किसने? बलबन ने अमीरों के प्रति, है ना, 40 सरदारों के प्रति, है ना, उनके दमन के लिए जो नीति अपनाई उसी को कहा गया क्या, लौ और रक्त की नीति। ठीक है ना। अब है क्या करता था इसके अंतर्गत कि विद्रोहियों की हत्या कर देता था और उसकी स्त्री को, उसकी पत्नी को और उसके बच्चों को क्या बना लेता था, दास बना लेता था। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज का सेशन खत्म है, हमारा गुलाम वंश कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग फिर उसके गुलाम वंश खत्म हो गया है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे खिलजी वंश की ओर, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश और उसके बाद सैयद और लोदी वंश की ओर चलेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। ठीक है, आपका एक शेयर हमें काफ़ी प्रेरित करेगा और भी नए नए वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।